हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम टीवाई के फर्स्ट सेमेस्टर का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर की जर्नी दैट इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर। बच्चों, ये सर्विस सेक्टर जो है वो हमारे इकोनॉमी का थर्ड सेक्टर है, क्योंकि हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अगर टर्शरी सेक्टर न कह के अगर हम सर्विस सेक्टर कहें तो भी वही बात है। यानी ये जो सर्विस सेक्टर है, और स्पेशली टीवाई लेवल पे जब ये चैप्टर है तो इसमें हम देखेंगे कि इस सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस, इसका रोल क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और इसमें कैसे बदलाव आया है और किस तरह से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिला है। और इसमें 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग सेक्टर, दैट इज़ हेल्थ सेक्टर और ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर, ये 2 सेक्टर जो है वो इस चैप्टर में हम बहुत थरली जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस हेल्थ सेक्टर में क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं, यानी ट्रेंड क्या आया हुआ है, या ट्रैवल और टूरिज़्म में किस तरह से रिसेंट ट्रेंड आया हुआ है, इसमें कौन से इश्यूज़ हैं, और फिर उन इश्यूज़ को हम किस तरह से एज अ चैलेंज करके हम लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टीवाई बीकॉम की एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जर्नी इन अ वेरी ईजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। तो बच्चों, पहले हम स्टार्ट करें सर्विस सेक्टर का रोल या इम्पोर्टेंस। What are the benefits of service sector? What is the importance of service sector? What is the role played by service sector in Indian economy in a very easy way? तो देखो, जब हम सर्विस सेक्टर बच्चों बोलते हैं तो सर्विस सेक्टर, जैसे मैंने कहा, हम इसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं। मोस्ट ग्रोथ और डेवलपिंग इंजन ऑफ द इकोनॉमी जो हम जिसको कंसिडर करते हैं वो है हमारा सर्विस सेक्टर। अब इस सर्विस सेक्टर को हम एक और इकोनॉमिक अंदाज में भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक इनटेंजिबल गुड्स हैं, यानी इनटेंजिबल सर्विसेज हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज कहें, जैसे कम्युनिकेशन की सर्विसेज कहें, बैंकिंग की सर्विसेज कहें, हम रिटेल ट्रेड या मार्केटिंग की सर्विसेज कहें, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज अगर हम कहें, रियल स्टेट की सर्विसेज कहें, ये सब हमारे सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब इस सर्विस सेक्टर का हर एक इकोनॉमी में इतना इम्पॉर्टेंट ग्रोथ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग सेक्टरल कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बदलाव और चेंजेस आया है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जितना जीडीपी रहता है उस जीडीपी का 1/3 तो ये सर्विस सेक्टर ही अकेला प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे इसमें हम लोगों ने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी काफ़ी हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और काफ़ी बदलाव हमने इस सेक्टर में लाए विथ जब हमने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को फॉलो किया, या जब हम WTO का हिस्सा बने, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन हुई, तो इन सर्विसेज सेक्टर्स को हमने ओपन कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। इतना हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी हो, हमारा IT सेक्टर हो। द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जो है वो IT बना। और उसके अलावा भी हमने फाइनेंसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा बदलाव देखा, मार्केटिंग और रियल स्टेट में काफ़ी अच्छा चेंजेस देखा, हेल्थ सेक्टर और ट्रैवल और टूरिज़्म उसमें काफ़ी अच्छा बदलाव देखा, यानी ग्रोथ भी किया। और हमारे इंडियन इकोनॉमी के GDP में काफ़ी अच्छा रोल, कंट्रीब्यूशन इसी सर्विस सेक्टर का बना। इसके लिए इस सर्विस सेक्टर को हमारे इंडियन इकोनॉमी में हम कहते हैं एक ग्रोथ इंजन है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को हम इतना आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है। और ना सिर्फ ये रिटर्न बड़े हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा भी फेज़ आया जिसमें हमने देखा कि जो टोटल इनकम थी उस इनकम का नियर अबाउट 69% सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अभी 2016, 17, 18 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नियर अबाउट 55 to 56% जो है वो हमारा सर्विस सेक्टर अकेला इनकम प्रोवाइड कर रहा है इन अवर GDP। तो ये एक काफ़ी अच्छा बेस्ट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इस चैप्टर में। तो पहले हम लिखते हैं कि ये सर्विस सेक्टर बच्चों है क्या। सर्विस सेक्टर क्या है? ये है इनटेंजिबल गुड्स, समझ से गए ये इनटेंजिबल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कहें, कम्युनिकेशन कहें, बैंकिंग सर्विसेज कहें, इंश्योरेंस कहें, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड कहें, रिटेल में हो, होलसेल में हो, हमारा ट्रेडिंग कहें, या आपका रियल स्टेट का बिजनेस हो, या बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हो।
इन सबको हम इन्वॉल्व करते हैं किसमें, एक ही सर्विस सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटेंजिबल गुड्स करके कहते हैं। अच्छा, जब हम इसमें देखते हैं कि ये जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर में हमारे इकोनॉमी की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व रहती है, यानी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम को अगर रिड्यूस करने में हेल्प करता है तो वो सर्विस सेक्टर है। और नेशनल इनकम का मेजर हिस्सा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी सर्विस सेक्टर है। यानी दोनों एंगल से सर्विस सेक्टर काफ़ी हेल्पफुल है। एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, नंबर 2 इनकम प्रोवाइडर है। नेशनल इनकम जो है वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ती है। और नॉट ओनली इसमें फॉर्मल सेक्टर, लेकिन इनफॉर्मल जो सेक्टर है जिसमें हम बहुत सारे वर्कर्स देखते हैं, जैसे हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इवन रिक्शा पुलर्स रहते हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत सारे इनफॉर्मल जो वर्कर्स रहते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे टर्शरी सेक्टर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये बहुत ही हमारे इकोनॉमी के लिए एक ग्रोइंग और सपोर्टिंग सेक्टर है बच्चों। तो चलो देखते हैं उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स, यानी रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इस रोल में हम पहले देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जैसे हमने ओवरऑल कहा कि हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है बच्चों, सर्विस सेक्टर का होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि 1950 और 51 में हम देखते हैं 33.3%, यानी लगभग 1/3 जो है जीडीपी का सिर्फ अकेला टर्शरी सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये शेयर बढ़ा 2015 और 16 में, हमने देखा ये शेयर 69% ऑफ टोटल ग्रोथ दिखाने लगा। लेकिन बाद में कुछ चेंजेस आया, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी इस सेक्टर में ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन 2017 और 18 में ये जो था लेवल 55.2% बना। और ओवरऑल आज भी हम देखते हैं तो नियर अबाउट 55 to 57% एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड करता है टू जीडीपी। तो ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। हमारे जीडीपी को बूस्ट करने में अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो है सर्विस सेक्टर का। तो ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अच्छा, उसके अलावा दूसरा बेनिफिट, ये हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेवल पे हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने में मदद करता है। अगर हम एक अकेले सर्विस सेक्टर में देखें तो एवरी ईयर 9% जो है वो रैपिड ग्रोथ जो है वो हमें सर्विस सेक्टर में दिखती है। समटाइम तो हमने इसके ग्रोथ में 10 to 12% भी हमने उसमें ग्रोथ देखा है। तो ये सिंस 1991 हमने सर्विस सेक्टर में देखा कि इट इज़ ग्रोइंग ऑन एन एवरेज रेट ऑफ 9%। क्यों? ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स इतने अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया हमारी इकोनॉमी में। हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने काफ़ी अच्छा जो है वो चेंजेस और बदलाव देखा। हमारे इस इकोनॉमी में जो ये सर्विस सेक्टर ग्रो कर पाया बिकॉज ऑफ जैसे आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ITES सेक्टर की वजह से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनेबल्ड सर्विसेज, जो आईटी की सर्विसेज को वो प्रोवाइड करते हैं, उनसे कनेक्टेड जो इनेबल्ड सर्विसेज हैं, उस ITES की वजह से भी हमारे सर्विस सेक्टर्स में काफ़ी चेंजेस आया। देन ICE यानी I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, I स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, C स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन, एंड E यानी हमारे इकोनॉमी में एंटरटेनमेंट सेक्टर। ये भी हमारे लार्जेस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। जब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स, जब इनका हम ग्रोथ देखते हैं तो वो भी हमने कुछ सालों से ट्रिमेंडियस ग्रोथ जो है, लार्जेस्ट ग्रोथ जो है वो हमें सर्विस सेक्टर्स में दिखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी, जैसे BPOs, वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी ग्रोथ है। दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। रिटेल ट्रेड एंड रियल एस्टेट, इनको भी काफ़ी BPOs जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इन सब सेक्टर की वजह से हमने देखा ओवरऑल जो ग्रोथ रेट था
वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे हमने कहा कि एवरी ईयर हमारी इकोनॉमी इसमें रैपिड ग्रोथ यानी फास्टर ग्रोथ दिखाती है ऑन एन एवरेज ऑफ 9 to 10%। तो काफ़ी अच्छा उसमें इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हमें दिखाई देता है। तो थर्ड है शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे सर्विस सेक्टर की बहुत बड़ी जो हम लोग कहें पॉजिटिव पॉइंट है, एक्स फैक्टर है कि इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, यानी एम्प्लॉय करने की ताकत कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट आल्सो। डायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट देती ही देती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं एरियाज़ हैं जिनको अपने आप जो है वो काफ़ी वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट में जो चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे होटल बिजनेस में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हम देखते हैं, आईआईटी में हम देखते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में देखें, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में देखें। तो मेन जहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है उसके साथ साथ इनडायरेक्ट हमें जहाँ से वो बैकवर्ड्स में कनेक्टेड है वहाँ से भी बहुत से लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अबाउट द क्वार्टर ऑफ, देखो लगभग हमारे देश का क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ इन्वॉल्व है? सर्विस सेक्टर में। यानी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 1/4 जो है वो तो सिर्फ सर्विस सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। तो लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो सर्विस सेक्टर में है। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ दिखाई देता है बच्चों? खास करके ट्रेडिंग एरिया, मार्केटिंग एरियाज़ में देखें, कंस्ट्रक्शंस में देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, वहाँ पे मैक्सिमम वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। जिसमें कुछ आपके फिगर्स भी दिए गए हैं, जैसे 2011 एंड 12 में वहाँ पे हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर्स में हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है 28.5% इन्वॉल्व थी। लेकिन 2018 और 19 में हमने देखा लगभग 29% जो है, यानी हमारे देश की 1/3, यानी हम लोगों ने कहा क्वार्टरली पॉपुलेशन 25% तो है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन की ज़रूरत सर्विस सेक्टर में पड़ने लगी है। और अभी तो सर्विस सेक्टर और फास्ट ग्रोथ हो रहा है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज बढ़ेगी, उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट का रेशो इज़ गो ऑन अप ट्रेंडिंग, बढ़ रहा है। तो दिस इज़ शोज़ द पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑफ सर्विस सेक्टर। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। अब ये सर्विस सेक्टर में एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चेंज देखते हैं कि वेरियस एंटरप्रेन्योर्स दे हैव शोड देयर टैलेंट, देयर एफिशिएंसी, देयर पावर इन द सर्विस सेक्टर्स. They are showing the various contribution in the world of service sector and they have provided largest to our country. अब देखो, जिसमें हम लोग देखते हैं धीरूभाई अंबानी हैं, मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कहें या इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहें या हम लोग उसमें कम्युनिकेशन कहें, बैंकिंग सेक्टर्स कहें, या मुकेश अंबानी है, धीरूभाई अंबानी हमने कहा, लक्ष्मी मित्तल्स हैं, शिव नाडर है, या अजीम प्रेम जी है, रतन टाटा जी हैं, या घनश्याम दास बिरला जी है, नारायण मूर्ति हैं। ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो हमारे इस सर्विस सेक्टर्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी ही एफर्ट्स की वजह से हम देखते हैं इतने सारे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ इनकम बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी में बहुत से लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ना सिर्फ ये, लेकिन कुछ फॉरेन के एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे हमने देखा एलन मस्क है टेस्ला के, ही इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। मार्क जुकरबर्ग है, या बिल गेट्स है, कार्लोस स्लिम है, माइकल सॉल्डेल है, इन सब ने कोशिश की कि यह सर्विस सेक्टर जो है अराउंड द वर्ल्ड जो है वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करे। तो इस तरह से ये एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो है, यानी एंटरप्रेन्योर्स जो है, दे विल ट्राई टू प्रोवाइड देयर पोटेंशियल, देयर पावर, देयर कैपेसिटी टुवर्ड्स द
सर्विस सेक्टर, यानी वो भी अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किधर दे रहे हैं, टैलेंट किधर दिखा रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स में, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, प्लस हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी इफ़िशेंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ रही है। तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड सम प्रोफेशनल्स, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं हु हैव वेरी सक्सेसफुली एक्सप्लॉयटेड देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को इतना हाई लेवल पे एक्सप्लॉयट किया है जिसके रिजल्ट्स आप देख रहे हो। जैसे मैंने नारायण मूर्ति का नाम लिया, जैसे मैंने अड्डानी का नाम लिया, मैंने धीरू भाई अंबानी के लिए कहा, मित्तल्स फैमिली है, शिव नाडर है, अजीम प्रेम जी हैं, रतन टाटा जी हैं, घनश्याम दास बिरला जी हैं। दे आर प्रोवाइडिंग लार्जेस्ट अवर सर्विस सेक्टर। उन्होंने हमारे सर्विस सेक्टर को मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी हर तरह की एंगल, हर तरह की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उन्होंने सर्विस सेक्टर्स को दिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब ये भी आपको सबको पता है बच्चों कि ये जो सर्विस सेक्टर है यानी जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे अलाइड सब हमारी एक्टिविटीज़ उनको काफ़ी सपोर्ट करता है, या सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन दोनों सेक्टर को अगर मदद मिलती है तो वो विद द हेल्प ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी रोड्स की कनेक्टिविटी कहें, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी कहें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कनेक्टिविटी कहें, या आईटी और उससे रिलेटेड इनेबल्ड सर्विसेज है उनकी अगर हम लोग सपोर्ट उनको कहें, या हम लोग डिफरेंट जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी हम लोग सपोर्ट कहें, वेयर हाउसेज है उनकी उनको सपोर्ट कहें, कंसल्टेंसी सर्विसेज है उनकी सपोर्ट कहें, ये सब सपोर्ट वो किसको प्रोवाइड करते हैं? सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा डेडिकेटेड है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो उनके लिए काम करता है। तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स को फुल सपोर्ट मिलता है सर्विस सेक्टर से। तो लार्जेस्ट सपोर्ट किस फॉर्म में? आईटी के फॉर्म में, फाइनेंशियल सर्विसेज किसानों को या फिशरमैन्स को, उन्हें बहुत, या हम लोग कहें बैकवर्ड एरियाज़ में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं उन एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, हर एक पॉइंट में जो ये सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है हमारा सर्विस सेक्टर। तो बेस्ट सपोर्टर है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस। ओके बच्चों, नेक्स्ट रहता है कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट। अब ये जो हमारी सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को एक सपोर्ट मिला था जब WTO के लेवल पे सर्विसेज को इन्वॉल्व किया गया था इन द फॉर्म ऑफ गट्स का बहुत बड़ा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। जब हम कहते हैं ना बच्चों गट्स, GATS, यानी जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड ऑन सर्विसेज, हम सर्विसेज को एक इंटरनेशनल ग्राउंड पे लेके आए, एक मल्टीलैटरल एक एग्रीमेंट जो है वो हमने साइन किया। और ये हम डिटेल में बच्चों TY वाले हो तो नेक्स्ट टर्म में ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर भी आने वाला है, WTO और उसके बहुत सारे एग्रीमेंट्स। तो हमें मालूम है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो इसमें क्या रहता है, हमारी सर्विसेज जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ को मिलती है, फॉरेन कंट्रीज़ की सर्विसेज हमारी इकोनॉमी को मिलती है। तो उसकी वजह से एक हमने देखा टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र हुआ, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र हुआ, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र हुआ। तो जब ये सब चीज़ें होती है, क्वालिटी इतनी बेटर और बेस्ट रहती है, सुपीरियर रहती है कि वो एक्सपोर्ट लेवल की बन जाती है। तो हमने देखा कि वो जो सर्विसेज हैं उनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक लेवल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी क्वालिटी इन्हांस हुई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट लेवल में काफ़ी बूस्ट आया, यानी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो यू नो दैट हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और जब एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये ग्रोथ हमने अपनी इकोनॉमी में देखा, और जनरली हमने देखा कि ये जो एग्जाम पॉलिसी है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पॉलिसी जो हर सेक्टर के ऊपर मॉनिटर करती है, उनके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2004 से लेके 2009 तक
ये एक ऐसा पीरियड था कि सर्विस सेक्टर ने एकदम एक बूस्ट जो है वो करना शुरू कर दिया, यानी हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट लेवल बढ़ने लगा, ग्रोथ बढ़ने लगा ऑन एन एवरेज ऑफ 2.3% ऑफ वर्ल्ड का ओवरऑल ग्रोथ। यानी सर्विस सेक्टर्स जो आपके वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहा था उसमें हमारे इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा, और वो धीरे धीरे हमने जब ये बदलाव आफ्टर 2014 के बाद देखा, तो उसके बाद तो सर्विस सेक्टर में आपने देखा है बहुत बड़ा बदलाव और चेंजेस आया, जिसमें लेटेस्ट आपकी फिगर्स है जैसे 2013 और 14 में हमने देखा सर्विस सेक्टर जो है जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ा है ऑन एन एवरेज ऑफ 4%। वही लेटेस्ट 2016 और 17 में वो भी हमारा 5.7%। अगर लेटेस्ट भी हम लोग कहें तो उसमें चेंज आया है बाय 6%। तो ये चेंजेस, ये बदलाव जो है वो हमें किसकी वजह से दिखाई दिया बच्चों? सर्विस सेक्टर की वजह से। सर्विस सेक्टर्स ने एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ाया है, और उसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, चाहे वो आईटी की सर्विसेज हो, चाहे हम लोग उसमें ट्रैवल और टूरिज़्म की सर्विसेज हो, वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। हेल्थ सेक्टर है उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा, और स्पेशली आपने देखा था पेंडेमिक जब आया था, और उस केसेस में हर एक इकोनॉमी जो थी वो अफेक्टेड थी, तो हमारी इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपकी सर्विसेज हो, चाहे वैक्सीनेशंस हो उनकी सर्विसेज हो। तो यहाँ से हमारी इकोनॉमी ने एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा जो है वो पॉजिटिवली रेस्पॉन्स दिखाया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब आप बताओ, जब ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी नेशनल इनकम में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, जब ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो सर्विस सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हमने 1994 में सर्विस टैक्स को बच्चों इंट्रोड्यूस किया था कि हम सर्विस टैक्स लगाएंगे, और हमारी इकोनॉमी में जो डेफिसिट है, जो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, या बहुत सारे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की वजह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो वो चेंजेस के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 94-95 में। तो 94-95 में जब शुरुआत हुआ था तो सर्विस टैक्स कितना मिला था? 407 करोड़। ऐसे धीरे धीरे सर्विस टैक्स का एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने लगा, जिसकी वजह से हमने ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा बदलाव लाया। काफ़ी रिसोर्सेज जो है वो हमने इन्वेस्ट किए, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या हम लोगों ने रिन्यूएबल जो एनर्जी है दैट इज़ सोलार प्लांट जो है, या बायोगैस प्लांट जो है वहाँ पे हमने, या विंड एनर्जी है वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया, ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी रूरल एरियाज़ में भी बढ़े। तो ये बदलाव हम धीरे धीरे लाते गए। लेकिन जब आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया, तो इस जीएसटी ने तो हमारी इकोनॉमी में जो सर्विस टैक्स से आने वाली रेवेन्यू है उसको तो बूस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि मंथली अगर हम बात करें तो जस्ट अभी अप्रैल 2023 की बच्चों में बात करूं तो उसमें 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है हमारी गवर्नमेंट का। अगर मैं जून की बात करूं, जून 2023 में तो 1.65 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो ये तो लेटेस्ट डेटा है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि जब हम देखते हैं जीएसटी तो 2018 और 19 ईयर में उन्होंने देखा 1177 नंबर इजी है, 1177, तो 1177 लाख करोड़ जो था वो जीएसटी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया। जब ये रेवेन्यूज़ मिलते हैं तो गवर्नमेंट इजीली उनको फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज करती है। इसके लिए आप देख रहे हो हाईवेज़ की कनेक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, डिफरेंट टाइप की जब एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उनकी क्वालिटी उन्होंने कितनी इम्प्रूव कर दी है। नॉट ओनली हम लोग देखते हैं मेट्रो ट्रेन्स, बट उसके अलावा उन्होंने बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने
काफ़ी अच्छा जो है वो सपोर्ट किया। ना सिर्फ ये, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने सोलार एनर्जी को काफ़ी सपोर्ट किया, हाइड्रो एनर्जी उसको काफ़ी सपोर्ट मिला। ये काफ़ी जो इनकम है वो डाइवर्ट होती है बैकवर्ड एरियाज़ में, जैसे स्मॉल MSME सेक्टर है, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये सर्विस सेक्टर एक अच्छा रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट बढ़ता है। तो देखो हमारे देश में ग्रोथ रेट किसकी वजह से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से इनकम ज़्यादा आती है, तो वही आपकी इकोनॉमी में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को पता है कि जब हमारे पास इनकम ज़्यादा के सोर्सेज हैं तो हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे, तो इनकम ही जल्दी मिलती रहेगी। और इस सेक्टर में एक और चीज़ भी रहती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इस सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिटर्न फास्ट है, कोई रिस्क नहीं है, यानी रिस्क बहुत मिनिमम रहती है। तो ये रेवेन्यू काफ़ी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। अब ये भी हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है, जब ये फास्ट ग्रो कर रहा है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वैसे बदलाव लाया जा रहा है, क्योंकि वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने हैं इन सर्विस सेक्टर्स में। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो है, ऐसी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया जा रहा है, यानी स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया जा रहा है, सो दैट आवर मैन पावर, आवर ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी कैपेबल टू वर्क इन द सर्विस सेक्टर। क्योंकि अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन और हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर है, या हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनसे इनेबल सर्विसेज है, या BPO में अगर हमें बात करना है, तो उस एटमॉस्फियर में हमें प्रॉपरली टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, उसमें हमें काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग जो है प्रोफेशनल पर्सन्स चाहिए। इसके लिए वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से चेंजेस इन आवर एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं। काफ़ी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, बच्चों को पहले ही पता रहता है कि हमें क्या बनना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कैरियर, फिर उसी के अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड फॉर देयर फ्यूचर प्लान ऑफ स्टडी। तो वो स्टडी को वैसे ही प्लान कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन विच डायरेक्शन दे हैव टू गो एज पर देयर इंटरेस्ट। उनको जो इंटरेस्ट रहेगा, जो उनमें काबिलियत रहेगी, फिर उसके हिसाब से दे विल गो फॉर इट। और वो आपको मालूम है सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा स्कोप है। तो रैपिड ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर, इट हैज़ रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर। हमें बहुत अच्छे ट्रेंड जो है वो टेक्निकल मैन स्टाफ चाहिए, हमें काफ़ी प्रोफेशनल जो है वो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज इस सेक्टर में चाहिए। तो इसके लिए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही चेंज किया हुआ। ये बदलाव हमेशा टाइम आफ्टर टाइम हमेशा आता है, और जिसमें हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट दे रही हैं, यानी वो इस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रही हैं। तो इट रिजल्टेड इन, जिसकी वजह से इंक्रीज वोकेशनलाइजेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। हम अपने फॉर्मल एजुकेशन को किस तरह से बना रहे हैं कि आफ्टर दिस स्टडी डायरेक्टली उनकी प्लेसमेंट जो है वो पर्टिकुलर फॉर्म में हो जाए, यानी वोकेशनलाइजेशन। हम अपने फॉर्मल एजुकेशन में भी वोकेशनलाइजेशन होता है। जैसे हम भी देखते हैं अपने कॉलेजेस में कि कैंपस के थ्रू हमारे बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल जाती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, नॉट ओनली एकेडमिक, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि दे शुड बी परफेक्टली फिट फॉर दैट वर्किंग एरिया, वो वहाँ वर्किंग फील्ड के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दे है इंक्रीज वोकेशनलाइजेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। उसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत जगह ग्रोइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ टेक्निकल और कुछ वोकेशनल, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी सीखते रहते हैं, ताकि दे कैन ईजिली एडजस्ट इन द फ्यूचर कैरियर, वो अपने कैरियर में, अपने जॉब में इजीली एडजस्ट हो जाए। या हम देखते हैं उसके साथ साथ ग्रोइंग एजुकेशनल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, यानी इसके लिए बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने एजुकेशन में बदलाव लाके इस तरह की एजुकेशन वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, डिफरेंट टेक्निकल नॉलेज वो भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चे सिर्फ थियोरेटिकली नहीं
प्रैक्टिकल लेवल पे भी प्रिपेयर्ड रहें, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी वो इंटर्नशिप में जाते हैं, एक्चुअल वर्किंग फील्ड पे वो इंटर्नशिप में काम करते हैं, ताकि आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर्स के डिग्री के बाद when they will go for the placement तो they should easily fit in that job, तो वो उस जॉब एरिया में इजीली फिट हो जाए। तो ये सब चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन लेके आया है बच्चों? सर्विस सेक्टर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आया है WTO और सर्विस सेक्टर। अब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 से जो है वो फ्रेम हुआ, जिसमें इंडिया वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर। अब इसमें भी हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा गट्स, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया गट्स। जब हम गट्स की बात करते हैं, यानी जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड ऑन सर्विसेज को हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हम इन्वेस्टमेंट की तो बात करते हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ तो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सर्विसेज को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू हम लेके आए। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, बहुत से कंट्रीज़ जो हैं वो इसका वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा बने ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिबरलाइज, फ्री करना है किसको? ट्रेड। और वो ट्रेड किस में? सर्विसेज में। यानी जब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या हम लोग जब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज देखते हैं, वो फ्रीली लिबरलाइज हो, यानी सर्विस सेक्टर्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला बिकॉज ऑफ WTO के इस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, दैट इज़ गट्स की वजह से, जो हम नेक्स्ट टर्म में बच्चों पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट है फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर अक्रॉस द बॉर्डर, यानी आपकी सर्विसेज जो हैं वो हर कोई जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, या हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कहें, या रिटेल सर्विसेज कहें, मार्केटिंग सर्विसेज कहें, अमेज़ॉन जैसे आप देख रहे हो, तो ये सब सर्विसेज जो है वो ईजिली जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं। हर कंट्री उसका एडवांटेजेस ले पा रही है। वाई? बिकॉज ऑफ गट्स का एग्रीमेंट। तो हुआ ना फ़ायदा, सबको फ़ायदा होता है उनके बेस्ट सर्विसेज का। और ये जो सर्विसेज हैं आपको स्पेशली ओपन अप द सर्विस सेक्टर टू डोमेस्टिक, प्राइवेट और फॉरेन के जो कंपटीशन उन हर लेवल पे ये जो आपकी सर्विसेज है वो मोस्टली प्रोवाइडेड रहती है। यानी आपके डोमेस्टिक बिजनेसमैन वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन जो है वो भी इसका हिस्सा बनते हैं, जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स है वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिनमें काबिलियत है कि your services can provide the satisfaction to your customer and to any businessman, यानी entrepreneurs will be satisfied, your customers will be satisfied, तो यू गो अहेड। जैसे मैंने अमेज़ॉन की सर्विसेज कही, दे कैन सेटिस्फाई, वो अपने कस्टमर के नीड्स को समझते हैं, और कस्टमर्स के नीड्स को जब वो सेटिस्फाई करते हैं तो कस्टमर उनके सर्विसेज को अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं। तो इस तरह का पूरा कंपटीशन लेवल जो है वो हमें अभी वर्ल्ड लेवल पे दिखाई देता है। यानी सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग सेक्टर है बच्चों। नेक्स्ट हमें दिखाई देता है हेल्थ सेक्टर। अब ये भी हम देखते हैं, ख़ास करके कोरोना के बाद जो हमने कंडीशन देखी हर एक इकोनॉमी की, तो ये सबसे बड़ा आज के डेट में हम कहते हैं लार्जेस्ट और चैलेंजिंग सेक्टर है, और वो है हमारा हेल्थ सेक्टर। इसके लिए हर कंट्री चाहता है कि उनका हेल्थ सेक्टर जो है वो काफ़ी सर्विसेज हर कंट्री को प्रोवाइड करे। अब हमारी इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव जो है वो बेनिफिट हमें मिलता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जिसमें हम इतनी सारी सर्विसेज, इतना सारा हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जिससे हमारे इकोनॉमी के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हेल्दी हैं, एक हमारा जो वर्क फोर्स है वो प्रोडक्टिव है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में डेथ रेट को हम रिड्यूस कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन आवर हेल्थ सेक्टर। तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहें वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। जैसे हमने कहा पेंडेमिक में हमारी जो मेडिसिन्स थी, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था, हमारा वैक्सीनेशन था, उसकी एफिकेसी रेट बहुत अच्छा था, उसका हमारी इकोनॉमी में तो रेट अच्छा ही था, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी वैक्सीनेशन को बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोवाइड किया। तो इससे हमारा वर्क फोर्स क्या होगा? प्रोडक्टिव होगा। यानी हम उनका स्टाफ हेल्दी
तो बट नेचुरल काम भी अच्छी तरह से करेंगी और पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, यानी मॉर्टेलिटी रेट को हम कंट्रोल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ सेक्टर। इसके लिए हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, जिसमें हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और हमारे इकोनॉमी में जो हेल्थ सेक्टर है उनका जो प्राइस है, उनकी जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री, वो इतनी अच्छी रहती है कि बहुत सारे फॉरेनर्स अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे इंडिया के हेल्थ सेक्टर्स को प्रेफर करते हैं, यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो इससे भी हमारे इकोनॉमी का जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल बढ़ता है, जो हम करने वाले हैं। तो ये हेल्थ सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट रहता है ट्रैवल और टूरिज़्म। अब ये भी बच्चों काफ़ी हमारे लिए जो है वो मेजर अगर हम लोग कहें, क्योंकि 2017 और 18 में हमने जितना रेवेन्यू कमाया था तो मैक्सिमम रेवेन्यू केम बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। लार्जेस्ट रेवेन्यू जो दिया था ट्रैवल एंड टूरिज़्म। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेस्ट बन गया है, हमारे देश के होटल्स जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, या हमारे देश के फाइनेंशियल जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो फॉरेनर्स को इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एयरलाइंस हैं, या रेलवे की कनेक्टिविटी है, हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, या हमारे इकोनॉमी में जो डिफरेंट जो सर्विसेज है आईटी की, वो इस तरह से हमारे ट्रैवल एंड टूरिज़्म सिस्टम को सपोर्ट करती हैं कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्री से लोग हमारे इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल तो अभी आपको G20 का आपको दिख रहा है बच्चों। आपने देखा है कि उस G20 की वजह से हमारे देश के अलग अलग एरियाज़ को इतना अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन किया हुआ है। हमारे देश का कैपिटल जो है दिल्ली जो है, जहाँ पे भारत मंडपम युद्ध आप देख रहे हो, दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। अब वहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, दे हैव कम टुगेदर। वाई? वो हमारे इकोनॉमी को और आगे बूस्ट करना चाहते हैं। हर इकोनॉमी जो है वो कंबाइन होके एक दूसरे की मदद करके पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश ट्रैवल और टूरिज़्म के लिए इतना अच्छा हो, यानी हमारे देश में ट्रैवल और टूरिज़्म, तो यू नो दैट कि वैरायटी ऑफ कल्चर इज़ देयर। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है वो तो आपको मालूम है वर्ल्ड में हर एक को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं। अब जब वो टूरिज़्म के लिए आते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इनकम का, तो रहता ही है बच्चों, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज़्म हमारे इकोनॉमी में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। यानी वो लोग जब घूमने आते हैं, हमें मालूम है हमने रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी की है, जैसे अयोध्या राम मंदिर बन रहा है तो पिलग्रिमेज के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। केदारनाथ है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो हाईवेज़ की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो होटल बिजनेस है उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जहाँ पे टेम्पल्स बने हुए हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जो उनको साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं उनको अच्छा बिजनेस मिलता है। उनके लॉन्ड्री के लिए उनको अच्छा बिजनेस मिलता है। उनको करेंसी चेंज करना है तो आपको मालूम है काफ़ी रिटेलर्स रहते हैं, काफ़ी ब्रोकर्स रहते हैं, उनको काफ़ी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्टली एक सोर्स बन जाता है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो इसके लिए आप देखते हो इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उन्होंने तो इतने स्पेशल पॉलिसी मेजर्स बनाए हैं। हम करने वाले हैं इसी चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में हम दो सेक्टर्स को ज़्यादा फोकस करेंगे, एक हेल्थ सेक्टर और एक टूरिज़्म, क्योंकि जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल रहा है और इसमें हम ज़्यादा ग्रो भी कर पा रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हम इस सेक्टर में लेके आए हैं। तो इसके लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उन्होंने काफ़ी बदलाव इसमें किया हुआ है। तो चलो इस सेक्टर्स में हम और आगे देखेंगे। तो ये हमारे लिए सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पिलर है फॉर अर्निंग द रेवेन्यू एंड फॉर इम्प्रूविंग अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट है FDI इन सर्विस सेक्टर। हमारे सर्विस सेक्टर में आप देख रहे हो पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी ये अट्रैक्ट करता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्ट इन सर्विस सेक्टर, क्योंकि यहाँ से रिटर्न वेरी फास्ट है।
और ख़ास करके एफडीआई हमारे सर्विस सेक्टर में लार्जेस्ट इन्वेस्टेड होती है। अगर हम बात करें 2000 से लेके 2017 तक, तो हमारे इकोनॉमी का जो इक्विटी जो हमारा पोर्टफोलियो रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, तो लगभग हम देखते हैं 50 to 55% जो इक्विटीज़ रहती हैं वो यहाँ से हमें दिखाई देती हैं। यानी मैक्सिमम हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो कहाँ दिखाई देता है बच्चों? सर्विस सेक्टर में, क्योंकि वहाँ से हमको उनको रिटर्न अच्छा है, वहाँ पे उनको मालूम है ग्रोथ उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छा है। इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्विस सेक्टर। इसके लिए एफडीआई एंड इक्विटीज़ में खास करके जो हमारे सर्विसेज हैं, टॉप की सर्विसेज हैं, जैसे हमने अभी अभी देखा था कि हमारा आईटी जो सर्विसेज है उसमें हम देखें, या हमने ITES हमने कहा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड सर्विसेज का, या ICE यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर का, या BPO कहा यानी आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहें, रिटेल ट्रेड में कहें, रियल स्टेट में कहें, हर जगह हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो रहा है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द सर्विस सेक्टर, या एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सर्विस सेक्टर। सवाल कैसे भी पूछ आपको टर्न करके पूछे, जवाब तो बच्चों आपका यही है। तो आउट ऑफ दीज 12 आपको लिखना है एनी 9 to 10। आप कोई 8, 9, 10 जो है आप इसमें पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हो जो आपको ईजी लगे, और वो मैंने आपको नोट्स में भी ईजिली प्रोवाइड किया। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.